गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इतिहास की समझ भाग 2 पढ़ेंगे, यानी कि पार्ट 2। भारत की वर्तमान आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। भारतीय इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म और आर्यों के आने से कर सकते हैं। इन दो चरणों को आमतौर पर पूर्व वैदिक और वैदिक युग के रूप में वर्णित किया जाता है। ईसा पूर्व 4वीं सदी, आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व में सम्राट अशोक के अधीन भारत का एकीकरण देखा गया था और बौद्ध धर्म एशिया के कई हिस्सों में फैल गया था। सम्राट अशोक के सर्वाधिक शिलालेख प्राप्त होते हैं। ये है चंद्रगुप्त मौर्य का अशोका का एम्पायर। ये भारत के यहाँ से लेकर कर्नाटका से लेकर अफ़गानिस्तान तक जाता था। इतना बड़ा एम्पायर था, पूरे भारत के ऊपर राज करते थे सम्राट अशोक, आज से 2300 साल पहले। सम्राट अशोक के अधीन भारत ने एकीकरण देखा और बौद्ध धर्म एशिया में कई हिस्सों में फैल गया। सम्राट अशोक के सर्वाधिक शिलालेख प्राप्त होते हैं। हमारे देश का राजकीय प्रतीक सारनाथ का अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है, जिसे आपने सिक्कों, बैंकों के नोटों, सरकारी दस्तावेजों और आधिकारिक मोहरों पर ज़रूर देखा होगा। ये है अशोक स्तंभ। इसके नीचे ये जो चक्र दिख रहा है, ये हमारे जो तिरंगा है, यानी कि जो हमारे देश का जो झंडा है तिरंगा, उसके अंदर जो चक्र होता है वो यहीं से लिया गया है, अशोक स्तंभ से। और कई नोटों पर आपने ये एक्चुअली 4 शेर है, पीछे भी एक शेर है, लेकिन पीछे वाला नहीं दिखता फोटो में, हमेशा 3 शेर दिखते हैं। ये अशोक स्तंभ पर लगे हुए थे और ये जो है हमारे भारत में इसे अपनाया गया है। ठीक है, तो ये जो है ये अशोक के टाइम का है, अशोक स्तंभ। और अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। पहली सदी में ईसाई धर्म सीरियाई व्यापारियों के साथ केरल पहुंच गया था। पहली सदी में स्थापित गुप्त वंश के साम्राज्य को भारत का उस समय का स्वर्णिम काल माना जाता है। अब यहाँ पर ईसाई धर्म कब पहुंचा था? पहली सदी में। पहली सदी कौन सी होती है? देखो, आज से 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट जन्मे थे। तब से ही जो है जो यूरोपियन कैलेंडर जो हम यूज़ करते हैं, जनवरी फरवरी वाला, तो ये तभी से चलता है, आज से 2000 साल पहले से। तो उससे भी पहले 300 वर्ष पहले अशोका आया था। ठीक है, सम्राट अशोक आए थे। और जब जीसस क्राइस्ट आए थे तो तब से ये जो हमारा कैलेंडर चल रहा है, तो उसको पहली सदी बोला जाता है। यानी कि आज से 2000 साल पहले जो था, जो डेट आई थी 111 करके, 111, यानी कि पहली तारीख, पहला महीना और पहला ही साल। तो ये जो सदी की शुरुआत हुई थी, इसे पहली सदी बोलते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे जो ईसाई धर्म था वो पहुंचा था केरल के रास्ते इंडिया। और अब आगे पढ़ते हैं। पहली सदी का यहाँ पे 100 वर्ष से मतलब लो। ठीक है, तो पहली सदी का 100 वर्ष से हो गया। फिर उसके बाद 100 वर्ष के बाद फिर दूसरी सदी आई होगी, फिर तीसरी सदी आई होगी। इस तरीके से कर करके अभी हम 21वीं सदी में हैं। ठीक है, कौन सी सदी में? 21वीं सदी में। हम 21 लिखते हैं ना, 2021। ठीक है, तो अभी हम 21वीं सदी में हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो 2000 से शुरू हो गया है 21वीं सदी, और हम जाएंगे सीधा 2100 तक। ठीक है, ये प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। अभी हम 21वीं सदी में जी रहे हैं भाई, ये याद रखिए। अच्छा, 8वीं शताब्दी में इस्लाम पहली बार अरब व्यापारियों के द्वारा केरल में भारत आया और 11वीं शताब्दी तक भारत में एक राजनैतिक शक्ति के रूप में मजबूती से स्थापित हो गया।
दिल्ली के चौहानों को हराकर दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। इसके लगभग 320 वर्ष बाद यहाँ मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। इस काल में भारत ने एक बार फिर से राजनीतिक एकता का बड़ा पैमाना हासिल किया। इस काल में भारत में, अब इस चीज़ को ज़रा यहीं छोड़ दो, मैं आपको समझा देती हूँ। इसको ज़रा इस मैप में समझो। ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पर देखो ये नीचे सबसे टिप पर पड़ता है केरला, ठीक है। एक मिनट में बड़े मैप में दिखा देती हूँ। तो केरल कहाँ पड़ रहा है? यहाँ पर केरल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आसपास पानी पानी है, ठीक है। अब इसको वर्ल्ड मैप में लेके चलते हैं। तो हमें बताया गया है कि ईसाई धर्म जो था वो भी जो है पहली सदी में भारत केरला के माध्यम से आया था। ईसाई धर्म का जो जन्म माना जाता है वो यहाँ पर माना जाता है, यूरोप में, या फिर ये ग्रीस और रोम में पुराने, ठीक है। तो यहाँ से जब अगर जहाज़ चलेगा तो सीधा अफ्रीका को पार करके, पहले यही रूट होता था, केरला पहुँचा था, ठीक है। ऐसे ही ये तो हो गई ईसाई धर्म की बात। अब क्या हो गया कि 8वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म जो था उसका ओरिजिनेशन जो था, मतलब उसका जो ओरिजिन था वो इस एरिया में हुआ था, मिडिल ईस्ट में। तो यहाँ पर से ये जहाज़ चलेगा अगर सऊदी अरेबिया से या मिडिल ईस्ट से, तो ये सीधा यहाँ पर पहुँच जाता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे नीचे केरला में। तो उस टाइम पे केरला जो था भारत का टिप पॉइंट था, और यहाँ पे लोग जो थे वो मसालों को ख़रीदने के लिए आते थे। केरला वॉज वेरी फेमस फॉर ऑल काइंड ऑफ स्पाइसेस, सारे मसालों के लिए और अपने रेशमी कपड़ों के लिए, हर एक चीज़ के लिए जो था वो प्रसिद्ध था। तो केरला से ही लोग व्यापार करने के लिए आते थे केरला के अंदर, भारत में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया। अब मुगल साम्राज्य का एक बार मैप देख लेते हैं। मुगल साम्राज्य बेसिकली जो ये कांधार से लेकर यहाँ तक फैला हुआ था, बंगाल को लेकर यहाँ, और इससे नीचे का जो पार्ट था वो दक्कन एरिया था। वो दक्कन एरिया जो था वो ज़्यादातर जो साउथ इंडियन राजा थे उनके पास रहता था। तो ये सारा मुगल एरिया है। इतना ऊपर का उत्तरी भाग जो है वो मुगल एरिया के पास था, यानी कि मुगलों के पास था। आगे पढ़ते हैं। इस काल में भारत में राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल, सेन, चालुक्य, सातवाहन, परमार, अहोम, चोल, पांड्य, विजयनगर साम्राज्य भी पले फूले। मैंने कहा था ना कि उत्तर में जो है वो मुगल साम्राज्य था, और दक्षिण में नीचे की साइड जो है दक्कन एरिया में ये सारे राजवंश थे। इसका भी देख लेते हैं एक बारी। ये देखो, ये जो है ये ऊपर चौहान, गुर्जर, प्रतिहार, और यहाँ पर परमार रहते थे, और राष्ट्रकूट और चालुक्य, और यहाँ पर पाल वंश था। यहाँ पे नीचे चोल साम्राज्य था, ठीक है। चोल साम्राज्य सबसे ज़्यादा फेमस था उस टाइम पे। यहाँ पे देखो गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चौहान और स्थान निर्धारण, ये जो है मतलब इन सब का राजवंश था यहाँ पे। इस काल की अनेक महत्वपूर्ण इमारतें अपने समय की कहानी स्वयं बताती हैं। कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल, कंदारिया महादेव मंदिर, तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, चित्तौड़ का विजय स्तंभ इत्यादि इसके उदाहरण हैं। पुराने टाइम के राजा महाराजा जो थे वो इस तरीके के मंदिर और किले इत्यादि ये सब बनवाते थे। तो ये उस टाइम की हमें जानकारी देते हैं। ये सब जो किले और महल हैं, मंदिर हैं, ये सब हमें उस टाइम की जानकारी देते हैं। ये उस टाइम का जो राजराजेश्वर मंदिर है, छत जिस तरीके से क्रमशः पतली होती गई इस पर गौर करें। मतलब ये यहाँ पर जो है कहाँ पे है, ये गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर है। ये भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगई कोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है, ठीक है। उस टाइम पर इतना बड़ा मंदिर स्थापित करना और उसके ऊपर इतनी सारी नक्काशी और ये सब करना शिल्प कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है उस टाइम का, ठीक है। बाकी लाल किला, कुतुब मीनार, ये सब तो आपने देखा ही होगा। ताजमहल और
दिलवाड़े का जैन मंदिर भी आप देख लेना, ये वहाँ पर है, क्या नाम है उसका जगह का, माउंट आबू, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें, मतलब इस तरीके के जो स्थापत्य कला होती थी उस टाइम की, वो काफ़ी उन्नत थी। अच्छा, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं गुरु। अब यहाँ पर गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म को शुरू किया था। कबीर, मीरा, चैतन्य देव, सूरदास जैसे भक्ति धारा के महत्वपूर्ण संतों ने समाज को नई दिशा दिखलाई थी। उस टाइम पे क्या हुआ था, 15वीं और 16वीं शताब्दी की बात हो रही है यहाँ पे। तो वहाँ तब क्या हुआ था कि भारत के अनेक हिस्सों में ना बहुत सारी कुरीतियाँ, बहुत सारी जो रूढ़िवादी परंपराएं थी वो उन्होंने घर कर लिया था। मतलब जगह जगह अंधविश्वास फॉलो होता था। तो उस टाइम पर ये जितने भी संत महात्मा थे, इन्होंने लोगों को ईश्वर से जोड़ा और साथ में ईश्वर को मानने का एक नया नज़रिया दिया। तो मैं एक बार ही दिखा देती हूँ। ये 15वीं से 16वीं शताब्दी का पूरा मैप है। इसके अंदर देखो, यहाँ पर दादू दयाल जी और मीराबाई जी और बाबा गुरु नानक देव जी, ये सूरदास जी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जन्मे थे। नरसिंह मेहता यहाँ पर जूनागढ़ में, गुजरात में जन्मे थे। यहाँ पे मणिकवा सागर जो थे वो तमिलनाडु में जन्मे थे। बसवन्ना, नामदेव, तुकाराम ये सब महाराष्ट्र में जन्मे थे। बसवन्ना कर्नाटक में जन्मे थे। आंध्र प्रदेश में पुरंदरदास और रामदास, और ये सारे कबीर, रैदास, वल्लभाचार्य और तुलसीदास सारे जो थे मध्य प्रदेश में थे। चैतन्य देव जो थे ये पश्चिम बंगाल में जन्मे थे, ठीक है। हरिबोल, ये इस्कॉन टेम्पल गए हो कभी? वो चैतन्य महादेव की पूजा करते हैं, चैतन्य देव की। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत थे। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया था। इस चित्र में उनको आप उनके अनुयायियों के साथ आनंद से नाचते गाते हुए देख सकते हैं। तो ये देखो, ये पूरा चित्र है। इस तरीके से हाथ ऊपर उठाए हुए हरि बोल करते हुए जो है भजन करते थे और साथ में राधा कृष्ण की आराधना करते थे। तो इनको आज इस्कॉन टेम्पल में देखा जा सकता है। तो 15वीं और 16वीं शताब्दी के आसपास जो थे ये सारे संत महात्माओं ने भारत की जो छवि थी वो सुधारी थी और समाज को सुधारा था। तो अब यहाँ पर देखते हैं, गुरु नानक देव जी ने जो है वो सिख धर्म की स्थापना भी की थी उसी टाइम पे। तो अब यहाँ पर चैतन्य देव जी का फ़ोटो ये है जो अभी मैंने दिखाया था आपको। ये है अकबर उस टाइम पे अपने दरबार में क्या करते थे कि क्योंकि वो भारत पर राज कर रहे थे और ख़ासकर नॉर्थ इंडिया में राज कर रहे थे। उस टाइम पे क्या होता था कि हिंदू और मुस्लिम और कई सारी जो फ़िलहाल मेन मोटे मोटे तौर पे हिंदू और मुस्लिम दोनों के धर्म को इन्होंने आत्मसात किया था और दीन इलाही नाम का एक जो धर्म था वो चलाया था। यानी कि हिंदू और मुस्लिम धर्म का मिक्सचर चला दिया था, जो कि ज़्यादा फेमस नहीं हुआ था। लेकिन उस टाइम पे इन्होंने हिंदू धर्म के बारे में जानकारी लेने के लिए और साथ में मुस्लिम धर्म की जानकारी लेने के लिए जो विद्वान थे उनको अपनी सभा में बिठाते थे और उनसे वार्तालाप करते थे, धर्म के ऊपर चर्चा करते थे। कौन? अकबर, ठीक है। तो ये उन्हीं के उसका चित्र है, सभा का, धर्म सभा का। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कृषि में रहट। ये बीच में जो रहट दिखा रखी है, एक मिनट मैं इसको बड़े उसमें दिखा देती। तो ये होती है रहट। ये इसमें से पानी लगातार ये घूमता रहता है, व्हील इस साइड पे, और पानी जो है वो नीचे गिरता रहता है। तो यहाँ से ये पानी उठाकर जो है नदी से पानी उठाकर ये इधर दूसरी नालियों के साइड जो है, जो कि खेतों में जाती है नाली, उसमें पानी डालती रहती है। तो इसे रहट बोलते हैं। पुराने टाइम पे, ट्रेडिशनल टाइम पे ये इरिगेशन मेथड होता था। तो अब आगे पढ़ते हैं। कृषि में रहट, नहरों व तालाबों, लोहे के हल, चरखे से बहुत विकास हुआ। यह काल कृषि उत्पादों, हस्तकला, मूर्तिकला, व्यापार व स्थापत्य कला के क्षेत्र में भारत का स्वर्णिम काल था। मतलब इन सभी चीज़ों से जो था वो भारत में विकास हुआ था आधुनिक काल में, ठीक है। भारत के गर्म मसालों के साथ सूती और रेशमी कपड़े पूरी दुनिया में व्यापारियों
को आकर्षित करते रहते थे, इसीलिए लोग केरला आते थे खरीदारी करने के लिए। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की धार्मिक विरासत की संपन्नता को पहचान कर लिखिए। तो भारत की धार्मिक विरासत की जो संपन्नता थी वो कहाँ से कहाँ तक लिखोगे आप? ये लिखोगे, ये पूरा ही आ जाएगा यहाँ पे। ये पूरा ही आ जाएगा भाई, यहाँ से लेकर ये पूरा आ जाएगा फर्स्ट वाले में। क्योंकि भारत में जैसे जैसे धार्मिक इन्वेजन्स होते गए, यानी कि भारत में धार्मिक जो पलायन होता चला गया, तो उससे फिर क्या क्या हुआ, क्या क्या बनाया गया, फिर किस किस तरीके की हमारी विरासत जन्मी, ये सारी विरासत ही तो है, सारे मंदिर, कुतुब मीनार, किले वगैरह ये सब। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिखना ही पड़ेगा इसके अंदर, पहली सदी से लेकर पूरा यहाँ तक। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर है इतना बड़ा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ईसाई व इस्लाम धर्म के सबसे पहले केरल में आने के क्या कारण हो सकते हैं? तो भाई कारण ये था कि समुद्री मार्ग से ये लोग आते थे, तो समुद्र में सबसे पहले भारत का जो केरला ही पड़ता था, तो इसीलिए सब केरल पे उतर जाते थे। तो इसका आंसर आप यहाँ लिखोगे ऐसे। तो ये है आंसर उसका। पुराने वक्त में ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म वह समुद्री मार्ग से केरला इसलिए पहुंचा था क्योंकि उस वक्त जहाज़ी यात्राओं का चलन था और पानी के जहाज़ से आने के कारण भारत में केरल नीचे से समुद्र के पास पड़ता था, इसलिए इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म सबसे पहले केरल पहुंचा था। ठीक है, तो ये पूरा लिख लेना इसके अंदर। तो वो सेकंड का आंसर था। अब थर्ड देखते हैं। भारत की कुछ ऐतिहासिक इमारतों की सूची, उनके स्थान, उनके निर्माता यानी कि उन इमारतों को किसने बनवाया है, उनकी विशेषताओं के साथ बनाइए। तो जो स्टेशनरी की दुकान होती है ना, तो उस पर जाकर वहाँ पे 10 रुपये का आएगा पोस्टर आता है, वो उस पर सारे वो जो चित्र वगैरह बने होते हैं पुरानी इमारतों के, तो उनसे बोल देना कि वो पुरानी इमारतों के, यानी कि जैसे कुतुब मीनार और लाल किले, इन सब की वो पिक्चर्स होती हैं एक ही पोस्टर पर लगी हुई, वो ले लेना और उस पर फिर लिख देना भाई किस किस ने बना रखे हैं। ठीक है, कुतुब मीनार जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बना रखा है, और मतलब शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है लाल किला जो है वो शाहजहाँ ने बनवाया था, और साथ में और क्या था, और भी देख लेना जो भी है। ताजमहल जो है वो भी शाहजहाँ ने भी बनवाया था, और भी जो जो मॉन्यूमेंट्स होंगे उनके अंदर जानकारी दे रखी होगी थोड़ी बहुत, वो देख लेना, लिख लेना। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4। भारत विदेशी व्यापारियों को सदैव आकर्षित करता रहा है, इसके कारण बताओ। तो अब इसके कारण बताओ भाई। वीडियो लंबी होती जा रही है भाई। भारत में विदेशी व्यापारी को क्यों आकर्षित करते थे? तो ये इसका आंसर है, भारत में गरम मसालों के साथ सूती कपड़े पूरी दुनिया को व्यापारी को आकर्षित करता था। ठीक है, तो ये जो हो गया, ये हो गया कौन से क्वेश्चन का आंसर? ये 4th क्वेश्चन का, ये पूरी लाइन लिख लेना 4th में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भारत के मानचित्र में विभिन्न साम्राज्यों व शासकों के क्षेत्र दर्शाइए। अभी मैंने पूरी वर्कशीट में ये दिखाए हैं। सबसे पहले हमने अशोक साम्राज्य देखा, फिर मुगल साम्राज्य देखा जो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ था, पूरा कांधार से लेकर बंगाल तक। ठीक है, फिर दक्षिण राजाओं के राजधानियाँ और ये क्षेत्र देखा उनका, गुर्जर, प्रतिहार, परमार, राष्ट्रकूट, चोल वंश, पाल वंश, ये सब देखा। ठीक है, तो ये सब हमने देखा और उनके क्षेत्रों को दर्शा दीजिए। ठीक है, तो भारत का जैसे रफली एक चित्र बना देना इस तरीके से, ऐसे करके, ऐसे ऐसे और यूं करके, और उसको है ना फिर इस तरीके से शैडो कर देना। जैसे अभी मैंने साम्राज्य दिखाया था ना, तो उस तरीके से जो है शैडो कर करके दिखा देना कि किसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। नहीं तो फिर अपने शब्दों में लिख देना। ठीक है, अगर नहीं बनाना आए तो अपने शब्दों में लिख देना इसका आंसर। अच्छा, अब ये वर्कशीट हो गई है भाई कंप्लीट। आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। थैंक यू।